सिंह अग्रवाल जी का स्वागत करता हूं मंच पर, सम्मानित मंच पर। जोरदार तालियों से चाहूंगा कि मैं इस बातचीत को शुरू करें। सर ने अभी कहा कि माननीय अतिथि का एनर्जी का राज क्या है, ऊर्जा का राज क्या है। तो सर, सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं ऊर्जा नगरी से ही आते हैं, तो ऊर्जा उनको कहाँ से मिलती है किसी से छुपी नहीं है। ऊर्जा नगरी से आते हैं, इसलिए ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और भरपूर ऊर्जा है और सभी को ऊर्जा बांटते भी चलते हैं। हम औपचारिक बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, नया प्रभार का जिला है आपका बिलासपुर, बहुत सारी चुनौतियां भी आपके सामने हैं, संभालते ही आपको इस बात का एहसास हो गया होगा। जब आपने संभाला इस प्रभार को, क्या आपके जहन में चल रहा था, क्या आपके दिमाग में है एक नक्शा सा कि किन कामों को मुझे प्रायोरिटी पर रखना है जो कि लोगों को जल्दी राहत दे सके? बिलासपुर जिला, पहले हम लोग एक ही जिले में थे। जब कोरबा, जांजगीर, मुंगेली, अभी जो नया पिंडरा जिला बना, ये सब का एक जिला बिलासपुर हुआ करता था और हमारा मुख्यालय तो बिलासपुर था ही। तो इसलिए अपरिचित तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अभी जब प्रभार मुझे इस जिले का सौंपा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही विश्वास मुझ पे प्रकट किया। और पहले आपको मालूम है कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जिले की जवाबदारी दी गई थी, वहाँ भी उसको बखूबी निभाया। वहाँ जो काम, स्कूल बंद हो गए थे उनको चालू कराए, बहुत से ऐसी शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था दुरुस्त किए, रोड, पुल, पुलिया, वहाँ का डेवलपमेंट करने में हम लोगों ने काफ़ी काम करने की कोशिश की और किया भी। उसके साथ साथ फिर आपका नया जिला जो गोरेला, पेंड्रा, मरवाई बना, उसका प्रभार दिया गया। वहाँ भी जो जिले का, नए जिले का जो विकास करने में काफ़ी 10 वर्ष लगते हैं, उन कामों को हमने बहुत अल्प समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरा किया। अभी बिलासपुर जिले की जवाबदारी प्रभारी मंत्री के रूप में, पालक मंत्री के रूप में मुझे दी गई है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि बिलासपुर में जैसे बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा, इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम हो। स्मार्ट सिटी जो काम शुरू नहीं हुए थे, आपको मालूम है कि स्मार्ट सिटी का भी काम भी तेज़ी से शुरू हो चुका है, दोनों तरफ रोड बनाई जा रही है। इसके साथ साथ आपकी जो अरपा नदी है, उसमें हमेशा पानी की बहाव रहे, इस दिशा में भी हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका प्रयास कर रहे हैं। हमारे आपके सिंचाई मंत्री जी भी लगे हुए हैं और इसके साथ साथ सरकार लगी हुई है। इसके साथ अरपा नदी में शहर का गंदा पानी न जाए, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। रोड का निर्माण चल रहा है, अभी बारिश की वजह से थोड़ा बाधित है और जल्दी ही वो शुरू होगा। इसके साथ साथ जो आपका ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है रेलवे लाइन के ऊपर, उसके बारे में भी मैंने, जैसी प्रभार मुझे मिला तो मैंने यहाँ के बारे में जो चर्चा की थी तो कलेक्टर को निर्देश दिया था और कल मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट मिली कि अतिशीघ्र ही वो पुल प्रारंभ होगा। उसके बाद बहुत बड़ी एक समस्या बिलासपुर नहीं, पूरे क्षेत्रवासियों की दूर होगी। इसके साथ साथ बिलासपुर में और क्या क्या संभावनाएं, हम लोग अभी आज ही हमारी चर्चा हुई हमारे साथियों से, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव जी, विधायक जी पांडे जी, महापौर जी, जिला अध्यक्ष जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी प्रमोद नायक जी, सभी हम लोग बैठे थे। अभी चर्चा हुई कि अतिशीघ्र ही हम लोग एक बैठक करेंगे और सभी हमारे जितने वरिष्ठ कांग्रेस के साथी हैं, जो पहले पदों में रहे हैं, वर्तमान में पद में हैं, सबके साथ बैठ के और ये समीक्षा करेंगे कि बिलासपुर के बारे में क्या क्या काम पहले जरूरी है, उस दिशा में काम किया जाएगा, ताकि जो सरकार की सोच है कि बिलासपुर, जैसा कि आपने कहा कि जबलपुर को संस्कार और न्यायधानी मानते थे, उसी प्रकार बिलासपुर तो संस्कारधानी है ही और साथ में न्यायधानी भी है। तो बिलासपुर के साथ तो बिल्कुल हमारी सरकार न्याय करेगी ही करेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इस दिशा में ठोस पहल की जाएगी कि हमारा बिलासपुर बहुत ही स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बिलासपुर हो।
बिल्कुल सर, उम्मीद लोगों को बढ़ी भी है और आपसे बड़ी उम्मीद भी है लोगों को। अरपा की आपने बात की यहाँ पर। अरपा किसी ज़माने में मुझे याद है, बचपन में लोगों के घरों तक अरपा का पानी पहुँच जाता था, इतना पानी इसमें हुआ करता था। बीच में कई सारी दिक्कतें हैं, उससे आप भी वाकिफ़ हैं क्या दिक्कतें आई। अरपा कितनी जल्दी इसका उद्धार हो जाएगा ताकि बिलासपुर का उद्धार हो, क्योंकि बिलासपुर के लोग इसे गर्व की दृष्टि से भी देखते हैं। देखिए, 2 बैराज का काम इसलिए शुरू किया गया है, वो दोनों बैराज के बनने के बाद आपको अरपा में 12 महीना पानी नजर आएगा। और वो बहुत बड़ी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है बिलासपुर वासियों के लिए कि अरपा में पानी हमेशा रहे। और स्मार्ट सिटी के नाम से जो सौंदर्यीकरण होना है उसके लिए रोडों का निर्माण किया जा रहा है, और अन्य जो भी उसके काम होंगे वो सब काम समय के हिसाब से पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल, अरपा क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट भी है मुख्यमंत्री जी का, और आपने बताया भी कि बहुत जल्द काम भी उसमें पूरा होगा। एक बड़ी समस्या अगर बिलासपुर की बात करें, आम लोगों ने ट्रैफिक की बताई है, ट्रैफिक और सड़कों का जिक्र भी हालांकि आपने किया। ट्रैफिक के लिए भी क्या कोई स्मार्ट व्यवस्था की जा रही है, कोई कैमरे वगैरह, इसको लेकर भी कुछ आप लोगों ने सोचा जिस है? प्रकार से बिलासपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, काम तो शुरू नहीं हो पाया था, पहले घोषित जरूर हुई थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने यह संज्ञान लिया। हमारे जितने जनप्रतिनिधि सबके सुझाव इसमें समय समय पे आते रहे, और उसी के हिसाब से बिलासपुर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो जो आपने कहा उस हिसाब से बिल्कुल उसको व्यवस्था को, ट्रैफिक की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है, जो जल्दी होगी। अभी जब आपका जो 4 लेन सड़क पूरी होगी, जब अपन 4 लेन से जब हैवी ट्रैफिक पूरी बाहर निकलेगी, तो उसके बाद दोनों साइड से, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा, और शहर में भी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा। बिल्कुल, स्मार्ट व्यवस्थाएं कैमरे वगैरह के जरिए हो रही है, सब लगाएंगे जी, ये भी होगा, बहुत अच्छी बात है। एयरपोर्ट का भी आपने जिक्र किया, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी बढ़ाने के लिए क्या कोई और प्रयास होंगे, क्योंकि अभी कुछ शहरों के साथ ही है, हालांकि शुरुआती है। देखिए, वो तो जब जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, तो उस प्रकार से जल्दी से राज्य सरकारें नहीं करती, वो तो केंद्र का मामला है एयरपोर्ट बनाना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम पहल की कि 25 करोड़ रुपए की विधानसभा में अपना वक्तव्य दे के घोषणा की। उसके बाद उस काम में तेजी आई। अभी आपका जब रायपुर, पहले जब प्लेन चली थी, जब हमारे स्वर्गीय विद्या भैया ने जब रायपुर का उद्धार करना शुरू किया, तो वहाँ हमको याद है अच्छे से, जब पहले एक प्लेन खाली दिल्ली जाती थी तो एक टीने के शेड में, और जो आपको जो पब्लिक को बैठने के लिए एक टेम्परेरी कुर्सियाँ होती हैं, वो कुर्सियाँ डाल के वहाँ पैसेंजर बैठते थे, और टीने के शेड से चेकिंग होके अंदर हम जाते थे हम लोग, और दिल्ली उस प्लेन में बैठ के जाते थे। और आज रायपुर एयरपोर्ट की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार अभी जब बिलासपुर में ये सुविधा शुरू हुई है, तो धीरे धीरे उसका विस्तार निश्चित तौर पे होगा, और उस दिशा में हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल सर, राजस्व भी आपका डिपार्टमेंट है, राजस्व को लेकर भी एक अच्छी पहल हुई थी, सिंगल विंडो वाली, जी, बहुत राहत लोगों को इससे मिली है। जी, उसमें लगता है कुछ और भी अपडेट करने की जरूरत है या उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है? देखिए, राजस्व के मामले काफी संख्या में पहले पेंडिंग थे, और उसके बाद हम लोगों ने जब संभागों की बैठकें शुरू की, तो उसमें काफी मामले पुराने पिछली सरकार के समय के और नए मामले निराकृत होना शुरू हुए। बाद में अभी जो लगभग 1.5 साल से कोरोना की जो वैश्विक महामारी आई, उसकी वजह से राजस्व के अमला को उन कामों में सबसे पहले लगाया जाता है, और उस वजह से सभी राजस्व न्यायालय बंद हो जाते हैं, तो काम थोड़ा अटकता है उसकी वजह से। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग नई 29 तहसील बना चुके हैं, बहुत सी जगह उप तहसील भी खोले हैं, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी 25 तहसीलों की घोषणा की है। इसमें बिलासपुर के लिए भी आपका बोदरी और सीपत को तहसील घोषित किया गया है। तो निश्चित तौर पर जब वो 2 तहसील बढ़ेंगी तो काम में सरलता आएगी, लोगों को उससे फायदा मिलेगा। इस प्रकार से जो लंबित मामले हैं उनका भी निराकरण हम लोग जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कलेक्टर, कमिश्नर सभी को निर्देश दिया है, और अभी जो संभाग की बैठक फिर से शुरू करेंगे, जिलों में भी बैठ के करेंगे, ताकि जो मामले लंबित हैं उनका निराकरण किया जा सके। और भी बहुत से सुधार हम लोग करना चाहते हैं। कुछ आपका समय के हिसाब से, जो कोरोना की वजह से बहुत सी व्यवस्थाएं, बहुत से बजट समय के हिसाब से
कोरोना में कन्वर्ट हो गए, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन आने वाले समय में इसमें काफ़ी सुधार किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 जिलों की घोषणा की है, उससे भी काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति आपके दूरी से जिले में जाता है, उसके बाद उसको नज़दीक में जब जिला मुख्यालय मिलेगा तो जिला मुख्यालय मिलेगा, उसी के हिसाब से आपके तहसीलें भी बनाई जा रही हैं। तो जब नज़दीक में तहसील होगी, जिला मुख्यालय होगा, तो बहुत सी सुविधाएं बढ़ेंगी उसमें। और जैसे पावर डेलीगेट करते हैं, अब मान लीजिए पहले एक समय था कि बिलासपुर 19 विधानसभा का जिला होता था, जिसमें कोरबा, जांजगीर, मुंगेली, पेंड्रा सब इसी बिलासपुर में हुआ करते थे एक समय। आज बिलासपुर में 6 विधानसभा है, आपका कोरबा में 4 है, आपके जांजगीर में 6 विधानसभा है, लगभग 1.25 विधानसभा बोलेंगे आप पेंड्रा में है, 2 मुंगेली में है। तो वो 19 विधानसभा इस ढंग से डिवाइड हो गई। तो निश्चित तौर पे पहले 19 विधानसभा में 1 कलेक्टर बैठता था, आज 19 विधानसभा में 5 कलेक्टर 6 कलेक्टर बैठेंगे। तो निश्चित तौर पे जब पावर डेलीगेट होगी, काम बढ़ेगा। काम भी बढ़ा है, पहले कलेक्टरों को जितना काम होता था उससे कहीं ज़्यादा। जब हमारी सरकार यूपीए की थी तो केंद्र ने नरेगा जब चालू की, मनरेगा, उसके बाद ऐसी बहुत सी योजनाएं केंद्र सरकार उन 10 सालों में लेके आई कि जिससे कलेक्टरों का दायरा बढ़ा, उनका काम करने का समय बढ़ा। तो इसलिए जिले छोटा करना मतलब प्रदेश का विकास करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जरूर सर। और एक बड़ा कदम आपकी सरकार ने ये भी उठाया था कि क्योंकि रायपुर को स्मार्ट बनाना है, इसलिए नगर निगम का दायरा भी बढ़ाया था जी। आसपास के बहुत से बिलासपुर का बहुत से क्षेत्रों को निगम के लिए अंदर लिया गया है। उनका विकास भी उतना ही जरूरी था कि बिलासपुर शहर के साथ वो तालमेल बिठा के चल सके, और जो आप लोगों की योजना है स्मार्ट बनाने की बिलासपुर की, वो पूरी हो सके। तो आसपास के इलाकों के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ आप लोगों की योजनाएं हैं? बिल्कुल, आसपास का डेवलपमेंट भी होगा। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं कि कोरबा नगर पालिका निगम जो है, तो उसमें लगभग 28-29 गांव भी हैं, बाकी पूरा शहर है, झुग्गी झोपड़ी है, बालको, एनटीपीसी, एसईसीएल की खदानें, आपके स्टेट गवर्नमेंट का पावर प्लांट, ये सब नगर निगम क्षेत्र में आते हैं। तो पहले हम लोग जब जाते थे हमारे विधानसभा क्षेत्र में, तो मेरे विधानसभा में लगभग 20-21 गांव हैं, कुछ कड़ोरा विधानसभा में आते हैं गांव। तो हम लोग जाते थे, वहाँ के ग्रामीण हमको बोलते थे कि भैया हमको पंचायत में शामिल करा दो। तो मैं पूछता था कि पंचायत में शामिल कराने से क्या होगा, तो बोलते थे पंचायत में रहेंगे तो हमको जो ग्रामीण पंचायत की सुविधाएं वो मिलेंगी। लेकिन आज उन्हीं गाँव में कभी आप कोरबा चलिए, मैं आपको लेके चलूँगा, और वही गाँव के लोग बोलते हैं कि भैया हम बहुत अच्छा हुआ कि शहर में हम शामिल हैं और नगर पालिका निगम क्षेत्र में शामिल हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था हमने अपने नगर निगम क्षेत्र, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, लगभग 50,000 नल के कनेक्शन वहाँ फ्री ऑफ कास्ट लगवाए। तो घर घर में जब नल कनेक्शन पहुँचे हैं तो लोगों को ये समझ में आया कि कितनी बड़ी सुविधा बढ़ी है। गाँव गाँव में स्ट्रीट लाइट, गाँव गाँव में डामरीकरण रोड। तो जब डेवलपमेंट गाँव को हुआ तो वहाँ के ग्रामीणों को महसूस हुआ कि हम नगर निगम में हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक उसी प्रकार जो आपका आसपास के इलाके को बिलासपुर के नगर निगम में शामिल किया गया है, जब नगर निगम से सुविधाएं मिलेंगी और वहाँ का डेवलपमेंट होगा तो वहाँ के लोग इस बात को महसूस करेंगे कि हमको नगर निगम में जोड़ना सरकार का ऐतिहासिक और एक अच्छा कदम है। और चूंकि अटल जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्या रिश्ता है ये किसी से छिपा नहीं है, हम सब जानते हैं कि क्या संबंध है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो संबंध उनको किसी और नजरिए से देखने की जरूरत है, लेकिन अग्रवाल साहब, मैं देश के एक बड़े हिस्से में घूमा हूं, लेकिन जितनी सुंदरता मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखी है वो मुझे भारत के दूसरे हिस्सों में उतनी समग्रता में नहीं दिखी। लेकिन मुझे पीड़ा होती है जब मैं मध्य प्रदेश के हिस्सों में दूसरे राज्यों के टूरिस्ट को ज्यादा देखता हूं, छत्तीसगढ़ का टूरिस्ट नहीं दिखता, और मध्य प्रदेश का टूरिस्ट छत्तीसगढ़ में नहीं दिखता। ठीक है, हम विकास की तरफ बढ़ते हुए हमारी बहुत बड़ी आबादी अपनी जेब में अभी इतने पैसे लेकर नहीं निकलती है कि वो पर्यटन कर सके, लेकिन हम कुछ कंसेशनल डिजाइन कर सकते हैं
कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आने वाले टूरिस्ट के लिए इतने % छूट, और इसी तरह छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जाने वाले को इतने % छूट। हमारे जो रिश्ते हैं जो अभिन्न हैं, मैं भी अरपा की धार को देखना चाहता हूं, मैं भी महसूस करना चाहता हूं कि दंडकारण्य है क्या, कहां वो क्या, किस तरह के जंगल हैं जहां राम निकले होंगे। कुछ हमें ऐसा सोचना होगा, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये जो धारा है ये सतत बहे, इस पर आपकी टिप्पणी एक जरूर चाहूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो पर्यटन की बात कही है, तो हमारे साथी मित्र जो है पर्यटन मंडल के अध्यक्ष बने हैं जी, और ये अभी सब जगह घूम घूम के देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और पर्यटन के क्षेत्र में क्या बेहतर काम हो सकते हैं, और उस दिशा में मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे और आपकी सोच के मुताबिक निश्चित तौर पे पहल करेंगे, तो निश्चित तौर पे सरकार इनके साथ है और वो काम होंगे। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है अग्रवाल साहब, वो जिसको कहते हैं एक न्यूट्रल एंटिटी वाली पीढ़ी, हम छत्तीसगढ़ के भी उतने ही हैं जितने मध्य प्रदेश के हैं, और मध्य प्रदेश के भी उतने ही हैं जितने छत्तीसगढ़ के हैं। मैंने तो छत्तीसगढ़ी बोली भी सीखना आरंभ कर दिया है, और मेरी कोशिश है कि जल्दी आप लोगों से, क्योंकि इतनी मीठी लगती है मुझे वो बोली कि छत्तीसगढ़ी, और मैं चाहता हूं कि इस पर जब मुख्यमंत्री जी के साथ हम बैठे थे तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि जितने टूल्स डेवलप हम कर सकें छत्तीसगढ़ी के लिए उतना बेहतर होगा। एक और छोटा सा कुछ अलग हट के प्रश्न मैं करता हूं। आपने कहा, जब विद्याचरण जी का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, उनका अंतिम साक्षात्कार करने का अवसर मुझे ही मिला था। अप्रैल में मैंने किया था, और उसके 1 महीने बाद ही वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें विद्याचरण शुक्ल जी और कई दिग्गज कांग्रेस नेता नक्सली हिंसा का शिकार हुए, शहादत हुई उनकी। आपने कहा कि एक शेड होता था रायपुर। राजनीति का स्वरूप भी बहुत बदला है। जब एक युवा अग्रवाल साहब राजनीति में थे, विद्याचरण शुक्ला जी के लिए उनकी मुट्ठियां भिजती होंगी, कांग्रेस के उस समय के नेताओं के लिए जिंदाबाद और तारीफ के लिए भिजती होंगी। तब से अब तक अरपा नदी में कितना पानी बहा है, राजनीति कितनी बदली है? देखिए, राजनीति का पहले और आज में डिफरेंस बहुत आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया। पहले हम लोगों ने देखा है नेताओं की जो सादगी होती थी, कि भोपाल जब जाते थे तो हम लोग एक महीना पहले प्रोग्राम बनाते थे कि भाई भोपाल जाना है, तो एक बड़ा चार्म होता था कि भोपाल जाना है, मतलब दोस्तों को साथियों को बोलते थे, टोली बना के 4-4, 6-6 लोग भी जाते थे। तो अब छोटे प्रदेश हुआ है, अब प्रदेश राजधानी रायपुर है, तो आज तो लोग सुबह निकल के जाते हैं राजधानी में काम के और शाम को घर भी लौट जाते हैं। तो डिफरेंस ये भी आया है। पहले जो भी वरिष्ठ हमारे नेता रहे, मैं खाली हमारे विद्या भैया का मैं बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ, उसके साथ में श्यामा भैया का भी, वोरा जी, जो जितने हमारे प्यारेलाल कंवर जी, परशुराम भारद्वाज जी, भवानीलाल वर्मा जी, इन सब से बहुत गहरा नाता रहा। तो उस समय जो सादगी थी, आज के समय हर चीज बदली है, काम करने के तौर तरीके भी बदले हैं, तो डिफरेंस स्वाभाविक है। पहले जब राजीव जी आपके कंप्यूटर युग लेके आए जब, तो उस समय ये आलोचना हुई थी, भाई कंप्यूटर के चलने से यहाँ जनता जो है बेकार हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, काम नहीं मिलेगा। लेकिन आज एक छोटा सा बच्चा भी, जब वो 2-2.5 साल के बच्चे को भी आप देखेंगे, अगर मोबाइल दिखेगा, एक तरफ पैसा दिखा दो, एक तरफ मोबाइल, वो मोबाइल की तरफ दौड़ते हैं पहले जी, और मोबाइल को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में, आज कंप्यूटर के बगैर हर आदमी अपने आप को अधूरा मानता है। तो बदलाव हर चीज में आया है, तो नेताओं में भी निश्चित तौर पे बदलाव आया होगा। पहले जो विधायक थे ऑटो में घूमते थे, आज एक जनपद का मेंबर बनता है तो सबसे पहले सोचता है कि 4 चक्का गाड़ी अगर नहीं रहेगी तो थोड़ा तोहिन महसूस करते हैं। ठीक कह रहे हैं, ये बदलाव ठीक कह निश्चित रहे तौर हैं। पे आया, बहुत बड़ी और आना भी महत्वपूर्ण बात है। राजनीति के साथ तामझाम जुड़ा है, राजनीति के साथ प्रदर्शन जुड़ा है। एक और सवाल मैं आता हूं, लेकिन एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करूंगा। राजनीति में टॉलरेंस, सहिष्णुता बड़ा संवेदनशील शब्द है। बाबूलाल गौर जी जो दिवंगत हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, उनका एक इंटरव्यू मैंने किया, उसमें उन्होंने एक खुलासा किया कि 1955 के आसपास की नागपुर में वो एक श्रमिक राष्ट्रीय स्तर का एक श्रमिक सम्मेलन था, जिसमें वो भी गए, और उस सम्मेलन में वो संघ की वेशभूषा में पहुंच गए, टोपी लगाए हुए, क्योंकि नागपुर में संघ कार्यालय में रुके थे।
और पानी पिलाने का काम उनको उस सम्मेलन में, चूंकि वो श्रमिक नेता रहे, उनको दिया गया। नेहरू जी मंच पर बैठे थे। नेहरू जी ने देखा कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता दौड़ कर गया और बाबूलाल गौर को डांट रहा है बड़े जोर से कि क्यों तुम संघ की वेशभूषा में आ गए, चलो यहां से निकलो, या तो ड्रेसअप चेंज करो या प्रधानमंत्री के सामने मत रहिए आप। प्रधानमंत्री ने मंच से ये देखा, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, और जोर से डांटा उस कार्यकर्ता को, बोला इधर आओ, इधर आओ, तुम जल्दी इधर आओ। ये बाबूलाल गौर ने, मुझे ये बाकायदे ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, इधर आओ। क्यों डांट रहे हो उसको? वो अपनी रीति नीति के हिसाब से वो नौजवान ड्रेसअप किए हुए है, उसकी जो भी विचारधारा है वो स्वीकार्य है, क्यों उसको करने दो काम, और बिल्कुल छेड़ना नहीं उसको। बहुत जोर से डांट कर नेहरू जी ने ये बात कही। आज की राजनीति में मैं किस पर नहीं जाता कि किसने ज्यादा असहिष्णुता को कम किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले हम शब्द से हमें शुरू, चैरिटी बिगिंस एट होम। शायद हम सभी कहीं हम सभी को अपने को दुरुस्त करना है। इसमें आप कितना देखते हैं कि पहले, जैसे कैलाश जोशी का मैं उदाहरण देखता था कि कांग्रेस का नेता आता था, अगर उम्र में कम है मध्य प्रदेश में, तो कहते थे मुझसे आशीर्वाद लेता था। मैं विजयी भाव नहीं बोलता था, मैं कहता था आयुष्मान भाव, खूब समृद्ध भाव विजयी भाव नहीं बोलता था। लेकिन आज की राजनीति में तो मैं देख रहा हूं वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। इधर से एक तीखा बयान, उधर से आग उगलता बयान, इधर से अग्नि मिसाइल तो उधर से पृथ्वी मिसाइल। सर कुछ तो करना होगा। बिल्कुल, देखिए हार जीत सब लगी रहती है। बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं, कई बार जीतते भी हैं, हारते भी हैं। और इसके साथ साथ अगर प्रतिद्वंदी से अगर कोई उम्र में बड़ा है तो मैं बोलता हूँ अगर पैर छू के आशीर्वाद भी ले ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात अलग है कि सामने वाला आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा, विजयी भाव का देगा, कई लोग दे देते हैं, गलती से दे, चाहे जो भी हो। तो इसलिए कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, और आदमी को अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेने में कोई उसमें आपने अपने उदार मन की झलक दिखा दी। बहुत सुंदर बात है। और मैं तो ये भी कल्पना करता हूं, कल्पना करने में क्या कठिनाई है कि राजनीति का वो औदार्य, वो उदारता न सिर्फ स्थापित हो, बल्कि इस स्वरूप में आए कि हम मीडिया से जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, इसमें कांग्रेस बीजेपी का समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। कांग्रेस फूल माला डाले बीजेपी के गले में और उधर से उतनी ही गर्मजोशी से उसका उत्तर दिया जाए। जीवन यही है। और विकास जो है वो किसी की, न बीजेपी की कोई उसमें आप कहें कि ये इन्हीं का दायित्व है और ये कांग्रेस का ही दायित्व, ऐसा नहीं, मिलकर एक दायित्व है। और इस दायित्व को आजादी के बाद अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दलों ने उठाया है। राजनीति की, आज की राजनीति की आपको सबसे कठिन चुनौती क्या लगती है? बढ़ती जनाकांक्षाएं, या अभी कोरोना के बाद जो दुनिया में एक हम देख रहे हैं आर्थिक चुनौती, बहुत संकट बढ़ गया है। अगला चुनाव मुझे लगता है कि 2022 नवंबर के बाद तेजी से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अगले चुनाव। मतलब ऐसा लगता है कि हम 5 साल चुनाव ही लड़ रहे हैं। किस तरह की आज की कठिन चुनौती क्या है? देखिए, मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं कि जो भी चुनाव मैंने लड़े हैं और चुनाव जब जीता हूं, तो जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया, मैं उसके अगले दिन से इस चीज की सोच शुरू करता हूं कि आने वाले चुनाव के लिए हमको क्या करना है। मेरी ये व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। बढ़िया बात है। बहुत से लोग सोचते हैं हम 1 साल बचेगा जब करेंगे, बहुत से लोग सोचते हैं जब टिकट मिलेगी जब करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं जब 2008 में जब मुझे टिकट मिली कोरबा विधानसभा से, तो नई विधानसभा बनी थी, तो उस समय भी हमारे प्रेजेंट विधायक कांग्रेस के थे बोध राम कंवर जी, जो 2003 में चुनाव जीते थे। तो उस समय भी हम अपनी तैयारी करते थे कि भाई हमको टिकट मिलेगी और हम चुनाव लड़ेंगे। एक थोड़ा दृढ़ निश्चय टाइप का किए हुए थे। तो ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि नई विधानसभा का गठन हुआ, परिसीमन हुआ, तो नई विधानसभा हमको टिकट मिली। तो हम कोरबा से जीत गए और बोध राम जी कटघोरा जीत गए। हम दोनों विधायक बन गए। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में आदमी को 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। कि कब कहाँ क्या कौन सा चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। आदमी विधायक है, कभी सांसद लड़ना पड़ जाता है, कोई सांसद है उसको कोई विधायक लड़ना पड़ जाता है। यहाँ तक भी नौबत आती है कि आदमी विधायक है और उपचुनाव विधायक का चुनाव लड़ना पड़ जाता है। ये भी हमने देखा है। बहुत बढ़िया। जबकि नहीं होना चाहिए वो चीज, लेकिन वो भी हुआ है। ये चीज हमने देखा। हरियाणा में हमारे सुरजेवाला जी विधायक थे और एक उपचुनाव था, उस उपचुनाव में भी वो कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ दिए। बिल्कुल ठीक। तो पार्टी ने लड़ाया होगा, निश्चित तौर पे कोई कारण होगा उसमें। तो इसलिए आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए राजनीति के क्षेत्र में।
कि कब कहाँ कौन सा काम पड़ेगा, कब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी का कौन सा कब निर्देश आएगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कौन सा काम करना पड़ेगा, उसको अलर्ट रहना चाहिए। एक और दिलचस्प सवाल है, एक छोटे से घटनाक्रम से मैं आपको सुनाता हूँ। चुनाव का समय था, मैं एक लोकसभा का चुनाव था और मैं मध्य प्रदेश के रीवा में लोकसभा के चुनाव के लिए था। राजनेताओं की चुनौती की बात है, देखिएगा बहुत दिलचस्प वाकया है ये और एकदम अक्षरशः सत्य है। मुझे भोजन पर भी आमंत्रित किया था, जो एक पार्टी के सांसद के चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि थे, बेचारे भूल गए। रात 12 बजे तो उनका समय मिला, स्थानीय जो हमारे संवाददाता थे वो मुझे ले गए, मैं भोपाल से वहां पहुंचा था, सब कुछ बात हुई आधे घंटे। फिर मैं भी सोच रहा था कि कहीं डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ना होगा, वो भूल गए कि भोजन के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा ठीक है शरद जी, प्रणाम। अब मैंने अपने साथी की तरफ देखा, मैंने कहा मामला गड़बड़ है, 12:30 बजे कहीं खाना भी नहीं मिलने वाला है रीवा में। मैंने कहा आज तो हो गया। हम लोग अक्सर इस तरह की स्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो मैंने कहा ठीक है साहब, लेकिन हमारे स्थानीय प्रतिनिधि को बड़ा अपमान लगा, उसे लगा कि सर आए हुए हैं। तो उसने कहा सर, बघेली में, उसने कहा अपना भोजन के लिए बोले रहे। अरे बाप रे, बोले भोजन के लिए बोला था। वो अंदर गए तो पत्नी की थोड़ी तीखी वाणी मैंने सुनी, तो बोले कहां से अब 12:30 बजे भोजन फिर बनेगा क्या? तो मैं भी मेरे कानों में ये शब्द सुने तो मैंने कहा भागने में ही भलाई है, लेकिन मैं उठता इसके पहले उनकी पत्नी भी आई और वो भी आए। बोले नहीं नहीं नहीं, अतिथि ऐसे नहीं जाएगा। तो मैंने बैगन की सब्जी और पराठे, मुझे आज भी याद है, 12:30 बजे कुकर की सीटी उस घर में गूंजी, पराठे बने। उस महिला ने जो दिन भर चाय बनाकर और भोजन बनाकर थकती हो चली जाती होगी, उसने ये व्यवस्था की। जो मिसेज अग्रवाल हैं सर, कभी उनका भी थोड़ा बहुत पारा तो चढ़ता ही होगा कि नहीं चढ़ता? ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, प्रणाम है सर, तालियां होनी चाहिए उनके लिए। मैं आपको बता दूं जी कि वो शुद्ध गृहिणी है। पार्टी ने 2014 में, पहले हमारा कांग्रेस का कभी कोरबा में महापौर नहीं बनता था, पहली बार पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश हुआ कि तुम्हारी धर्मपत्नी महापौर का चुनाव लड़ेगी जी, ठीक है। हमने कहा कि भाई हमारी और भी महिलाएं हैं जो वर्षों से लगी हुई हैं, तो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं को ये था कि हमको किसी भी सूरत में नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव जीतना और कोरबा से महापौर बनना चाहिए करके, और तुम पीछे मत हटना, ठीक है। अब अगर ऐसा निर्देश है तो पीछे नहीं हटेंगे, चुनाव लड़े, चुनाव भी जीते। और आप यकीन करके मानिए कि जो मेरी सुबह 5:30 बजे के आसपास में उठता हूँ सुबह, तो सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद सबसे पहले एक कप कॉफी पीने की आदत है। तो वो जब खुद चुनाव लड़ रही थी सुबह, उसके बाद भी वो 5:30-6 बजे मेरे को बना के कॉफी पिलाती थी। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि, तो इसलिए वो नौबत कभी आई नहीं आज तक। सर कुछ छोटे छोटे से सवाल करके मैं फिर मंच सौंपूंगा अभिषेक को, वो भी कंक्लूड करेंगे। बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं, वन लाइनर जिसको हम कहते हैं। राजनीति की सबसे बड़ी कमी क्या लगती है आपको? देखिए किस चीज में, मतलब सबसे बड़ी समग्रता में जो आप देखते हो, जिसको आप व्यक्त कर सकते हो, ना व्यक्त करना चाहें तो कोई कठिनाई नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए जी, राजनीति का दायरा बहुत बड़ा है, तो हम किस क्षेत्र की बात करें भाई। राजनीति, बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया मैं राजनीति करके फंस गया, बहुत से लोग पहली बार टिकट मिली, विधायक बन के मंत्री बनने का अवसर मिल जाता है। आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई, यानी कन्वर्सेशन में राजनेताओं के फंसने की बात भी होती है। 80 साल की उम्र निकल जाती है, उनको कुछ हासिल नहीं होता। ये भी सही है। राजनीति में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके हैं। अब हर आदमी के साथ अलग अलग घटनाएं घटती हैं, तो किस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं बताएं तो मैं उसको बता पाऊंगा। पॉलिटिकली आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? मतलब क्या केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान का खुश होना? चुनौतियों का सामना करना, हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमको कहीं की चुनौती मिले और उस चुनौती को हम जो है दूर कर सके, उसको उससे पार पा सके। इसलिए हम लोग तो लगे रहते हैं। मैंने बताया ना कि 12 महीना अपने अलर्ट रहते हैं। अगर कहीं भी हमको बोल दिया जाए, अभी मंच पे बैठे हैं, अगर हमारे वरिष्ठ नेताओं का आदेश हो जाए कि अभी फलाने प्रदेश में चुनाव चल रहा है, तुमको अभी आज शाम को वहां निकलना है, तो हम तैयार हैं उसके लिए। वाह, ये किसी से जुड़ा छोटा पिछले चुनाव की बता रहा हूं जी। मैं सुबह 9 बजे हमको हेलीकॉप्टर से निकलना था आपका चित्रकूट उपचुनाव के लिए जी। मेरे पास हमारे प्रभारी पूनिया जी का फोन आया और दिल्ली से, वहाँ हरियाणा से हुड्डा जी का फोन आया कि जो हरियाणा में जो हमारा नेटिव प्लेस है, वहाँ से जो लड़की चुनाव लड़ रही थी
कास्ट की, पहले मंत्री रही हुई थी, तो वहीं से 3 कैंडिडेट हो गए थे उस गांव से। तो मेरे पास फोन आया अचानक रात को कि भाई कल वहाँ हुड्डा जी के साथ आपको उस गांव में रैली करना है जी। और चुनाव तक वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं जाने वाला था हेलीकॉप्टर से चित्रकूट के लिए, जी पास में उतरते हम लोग और फिर बाई रोड जाते उस चुनाव में, उपचुनाव था। तो मुझे 9:20 की फ्लाइट पकड़ के और दिल्ली से हमारे साथी बैठे हैं सुरेंद्र जायसवाल मेरे साथ गए थे, संयुक्त महामंत्री हैं, इनके फादर भी विधायक रहे, और हम दोनों जो है सुबह 9:20 की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से गाड़ी लेके हरियाणा उस गांव में पहुंचे और वहां हमने रैली में शामिल हुए हुड्डा जी के साथ, और फिर 4 दिन में वहीं रहा जी। और 4 दिन वहाँ काम किए। और हमारी सरकार तो वहाँ नहीं बनी, लेकिन जो हमारा वो जिला है उस जिले में 4 सीटें थी, हम चारों की चारों सीटें जिला मुख्यालय में भी रैली किए, पदयात्रा किए, चारों की चारों सीटें जीते और 16,500 वोट से वो हमारी महिला वहाँ चुनाव जीती। तो इसलिए राजनीति में कोई स्थायी कोई चीज नहीं है, कब कहाँ कब पार्टी का क्या आदेश होगा उसका पालन हम लोग करते हैं कार्यकर्ता होने के नाते, और उसमें सदैव तैयार रहते हैं। हम लोग एक पत्रकार के नाते सोचते हैं कि जर्नलिज्म में ये और हो जाता तो बेहतर हो जाता। आप सोचते हैं राजनीति में क्या और हो जाता तो और बेहतर हो जाती? हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा है जी। गांव का सरपंच जब बनता है कोई तो सोचता है जनपद का मेंबर या जनपद का अध्यक्ष बन जाऊं, जनपद मेंबर अध्यक्ष बनने के बाद वो जिला पंचायत के बारे में सोचता है, और जिला पंचायत का सदस्य तो सीधा विधायक की बात करता है, उससे नीचे वो सोचता नहीं है। और प्रदेश में मेरे ख्याल से 20-30 ऐसे विधायक होंगे जो जिला पंचायत सदस्य रहे हुए, क्योंकि राजीव जी ने जब पंचायती राज की बात की थी तो इसमें जो पंचायती राज जब लागू हुआ तो उसमें निश्चित तौर पे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला, और पंचायतों के जब चुनाव शुरू हुए उसमें जनपद जिला पंचायतों से जो लोग चुन के आए, तो जिनका बेहतर काम था, जनता ने जिनका काम पसंद किया, उनके बहुत लोगों को विधायक सांसद बनने का अवसर मिला, मंत्री बनने का अवसर मिला। कंक्लूड कर रहा हूं। मेरा आखिरी छोटा सा प्रश्न है, फिर अभिषेक कुछ अपने प्रश्नों के साथ समापन करेंगे, क्योंकि और कार्यक्रम का स्वरूप भी हमें आगे बढ़ना है। उसे लेकर वंशवाद को लेकर बड़ी डिबेट होती है, इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ लोग खड़े रहते हैं। पक्ष वाले कहते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो आपत्ति नहीं होती है, खिलाड़ी का बेटा सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर है, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन जी हैं। अब देखिए अमिताभ बच्चन के बेटे के नाम के लिए, माफ कीजिएगा अभिषेक जी, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ा, लेकिन होता है। अमिताभ बच्चन का बेटा बनने के लिए सफल होना कोई जरूरी नहीं है। रोहन गावस्कर सुनील गावस्कर नहीं हो पाए, अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर हो कोई जरूरी नहीं है। तो ये पक्ष में दलील है, लेकिन कार्यकर्ता ये कहते हैं कि जिंदगी भर जाजम दरी हम बिछाएं और अंत में लाल कालीन बिछ जाता है साहब के सुपुत्र के लिए या सुपुत्री के लिए, और हम पीछे रह जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में सिर्फ एक सिंगल पद नहीं है। पंचायती राज में सरपंच से लेके और जिला पंचायत अध्यक्ष तक है जी, विधायक है, सांसद है, राज्यसभा के मेंबर हैं, जहां जहां आपके कुछ प्रदेशों में आपकी व्यवस्था है, विधान परिषद है। तो इस प्रकार से जिसकी तकदीर में जो लिखा है वो होता है। प्रयास सब करते हैं। एक आदमी, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कई बार चुनाव लड़ते हैं, सफल नहीं हो पाते। कई लोग ऐसे जो पहली बार चुनाव लड़े और सीधा सफल हो गए, मंत्री भी बन जाते हैं। तो इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। अगर मंत्री, विधायक या सांसद का बेटा बेटी अगर विधायक सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कोई वंशवाद की बात नहीं है। और वंशवाद की जो बात करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो जी, जो बात करने वाले हैं, अब किसी का वंश नहीं होगा तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ऐसे लोग भी हैं जिनके आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन जिसका वंश है और उसने वंशवाद की बात की हो और उसने अपने वंश को राजनीति में नहीं उतारा हो तो नाम बता दीजिए मुझे आप। जी, बशीर बद्र का एक शेर है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। क्या राजनेताओं को ये चिंता भी सताती है कि रिटायरमेंट कैसा होगा, इतनी भीड़, इतना तामझाम, ये सब नहीं होगा? ये चुनौती आप ही की नहीं है, ये हमें भी सताती है कि आज पत्रकार हैं, एक ब्यूरोक्रेट को भी सताती है, हर सफल व्यक्ति को तथाकथित सताती है ये। मेरी बात सुनिए जी, कि जो भी राजनेता, विधायक, सांसद, मंत्री जो है, जिनको भीड़ पसंद है तो निश्चित तौर पर उनको चिंता सताती होगी। और जिसको भीड़ पसंद नहीं, पसंद का मतलब ये नहीं कि भीड़ क्यों आई, हाँ,
मतलब आदमी आए अपना काम कराए और जाए, हम तो उस चीज को पसंद करते हैं। हमारी वो आदत नहीं है कि यहाँ मिले तुम एक काम करो परसों वहां मिलना, फिर मिले तो बोले रायपुर मिलना, फिर रायपुर मिले तो बोले नहीं मैं बिलासपुर। बहुत अच्छी बात है सर, मुझे लगता है ताली होनी चाहिए इस पर। आदमी कोई भी आदमी काम लेके आता है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उसको डिस्पोजल वहीं कर दें जी। लेकिन जब काफी बल्क में काफी संख्या में जब आवेदन आते हैं तो वहां एक बार संभव नहीं है कि उनका निराकरण किया जा सके, उसको फिर लिस्टिंग करके दूसरे ढंग से निपटाया जा सकता है। हम लोगों ने जब मुझे गोरिल्ला पेंड्रा मरवाई का प्रभारी मंत्री बनाया गया तो जब उस जिले का मैंने दौरा किया तो पहली बार जब मैं गया तो वहां बहुत स्वागत सत्कार हुआ, हजारों की संख्या में लोग मिले, काफी अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए, क्योंकि वहां चुनाव भी था, आगे उपचुनाव भी होना था, वो भी एक कारण था और जो भी कारण होंगे मतलब काफी स्वागत सत्कार हुआ, हजारों की संख्या में लोग मिले, कई जगह हम लोग गए, अलग अलग कार्यक्रमों में गए। तो हमने अपनी एक 5 आदमी की टीम पहले भेजी थी वहाँ, जैसे मुझे प्रभारी मंत्री बनाया तो मैंने 5 लोगों को वहाँ भेजा, मतलब जाके थोड़ा देखो जिले में क्या क्या कमी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। फिर हमारे 1-2 साथी और गए वहाँ यही सब देखने के लिए। तो जब मैं गया जिस दिन पहली बार 3 जुलाई 2020 में पहली बार जब गया, जून में मुझे प्रभारी मंत्री बनाया था आपका 20-22 जून के आसपास, तो जब वहाँ गया तो हम लोगों ने महसूस किया कि ये जिला नया बना है, हमारी सरकार ने बनाया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, लेकिन इस जिले का महत्व, इस क्षेत्र का जो मरवाई है बहुत बड़ा महत्व हम लोग मानते थे कि ये जिला बहुत महत्वपूर्ण बना है और यहाँ तो बहुत डेवलपमेंट हुआ होगा। लेकिन जब वहाँ सड़कों में घूमे तो सड़कों का बुरा हाल, गांव-गांव में गए वहाँ लोग बोल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि भैया यहाँ तो काम ही नहीं हुए, कोई राशन कार्ड के लिए भटक रहा है, कोई वृद्धा पेंशन के लिए भटक रहा है, कोई निराश्रित पेंशन के लिए भटक रहा है, कोई वन अधिकार पट्टा के लिए भटक रहा है। तो हमने वही महसूस किया कि एक कार्यक्रम यहाँ चालू किया जाए। तो हमने एक छोटा सा एक कार्यक्रम तैयार किया कि एक चाय चौपाल के नाम से पूरे हमारे जो जिले के कांग्रेस के लोग थे उन साथियों को हमने लगाया कि इस गांव का व्यक्ति टोली बना के दूसरे गांव में जाएगा, दूसरे गांव का तीसरे गांव में जाएगा और चौपाल लगाओ, लोगों के साथ बैठो, चाय पियो और उनसे आवेदन लो। और एक दिन पहले गांव-गांव में खबर कर दी जाती थी कि भाई आपके गांव में कल चौपाल लगेगी। बहुत इनोवेटिव आइडिया सर, ताली होनी चाहिए इस पर जी। तो उस चौपाल में जब आवेदन आना शुरू हुए तो हमारे साथियों ने खबर किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खबर किया कि भैया हजारों आवेदन आ रहे हैं, तो बोला एक एक आवेदन लीजिए। और हमारे जो मेरे जो टीम थी उसको मैंने अलग से लगाया कि आप लिस्टिंग करिए उसकी, और लिस्टिंग करके मुझसे अप्रूवल लीजिए और उसको हमने कलेक्टर को भेजना शुरू किया और हमने एक टाइम बाउंड किया कि आप इनका निराकरण करिए। हमने 11,500 राशन कार्ड बनवाए, क्या बात, और लगभग 23,000 आवेदन आए। उस 23,000 में 21,000 से ज्यादा आवेदनों का हमने निराकरण कर दिया। वृद्धा पेंशन, वन अधिकार पट्टा, निराश्रित पेंशन, छोटे छोटे आपके राजस्व के मामले, नामांतरण बंटवारा ऐसे रहते हैं। तो आप ये बताइए कि छोटे से जिले में अगर 23,000 आवेदन आए और 21,000 से ऊपर आवेदनों का निराकरण हुआ, लोगों के काम हुए, तो उस जिले की पहले क्या स्थिति रही होगी और उसके बाद क्या स्थिति रही होगी, आप ये सोचिए, इसको महसूस करिए। तो उसके बाद वहाँ क्या स्थिति हुई है, चुनाव का क्या रिजल्ट रहा, वहाँ कैसी लहर चली, सब चीजें आप सबके सामने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मुझे तो मैं भूपेश जी से आग्रह करूंगा कि ये तो इसको तो राज्य योजना के तौर पर उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए कि जिलों में चाय पर चर्चा, और चाय पर तो बीजेपी का भी उतना ही अधिकार है जितना कांग्रेस का है। जब एक आम आदमी हमारे साथी के सामने जी अपना आवेदन दे रहा है, बता रहे वहाँ की समस्या बता रहे, उसका निराकरण हो रहा है, और लगभग हर आवेदन का निराकरण 15 दिन, बिल्कुल 15 दिन के अंदर। बहुत बधाई सर आपको। और आपसे बात करके एक चीज मैं और समझ पाया, जो भारत में अक्सर मैंने अपने 28 साल के पत्रकारिता के जीवन में अनुभव किया कि कुछ राजनेता अपरेंटली बहुत विनम्र प्रतीत होते हैं, वो अपनी जड़ों से बहुत जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, वो बढ़ चढ़कर बोलना पसंद नहीं करते हैं। आप उन्हीं में से हैं जिनका काम बोलता है, लेकिन राजनीति की उनके पास गहरी समझ होती है, वो जानते हैं राजनीति कैसे की जाती है। जैसा आपने 2 महत्वपूर्ण मंत्र मुझे आपके याद रह जाते हैं। पहला तो ये कि कार्यकर्ता को ये मत बोलो रायपुर आ जाना, बिलासपुर आ जाना, दिल्ली आ जाना,
काम कर दूंगा। मत करिए सर, कार्यकर्ता के साथ ये खिलवाड़ मत करिए। उसको जहां वो मिलता है उसको प्रभु मान के प्रणाम करिए और उसका काम यथा सामर्थ्य कर डालिए। कार्यकर्ता ही नहीं जी, एक आम आदमी थी, किसी का भी, अगर बिल्कुल कोई ठीक है, आदमी बिल्कुल ठीक है। अगर 2000 रुपया खर्चा करके रायपुर जाएगा और उसका काम नहीं होगा तो बहुत गाली देगा वो। उसको बड़ी तकलीफ होगी। सही बात है। और उसको हम कोरबा मान लिए गए, हमारा क्षेत्र है, जिला है, वहां अगर उससे नहीं मिलेंगे तो तकलीफ होगी। तो तकलीफ। तो इसलिए हम तो अपना अभी कोरोना काल में भी एक टाइम फिक्स करके कार्यालय में अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शाम को बैठ जाते हैं और जितने लोग भी आएंगे उनका सबका आवेदन लेंगे। टेलीफोन करना है उसका टेलीफोन कर देते हैं, कहीं आदेश करना है अपना विभाग आदेश कर देते हैं, दूसरे विभाग का अगर काम है तो अनुशंसा कर देते हैं, लेकिन डिस्पोजल कर देते हैं। वाह, बहुत। मैं अभिषेक कंक्लूड करने के लिए आपकी तरफ आऊंगा बहुत संक्षेप में, क्योंकि कार्यक्रम को हम आगे बहुत सारा अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया सर। मैं एक आखिरी सवाल के साथ कंक्लूड करूंगा, क्योंकि बिलासपुर के लोगों की ये सवाल था, जब मैं यहाँ आ रहा था उनका कहना था कि यहाँ के जो गड्ढे हैं, अमृत मिशन या सीवरेज, आपके आने के बाद उम्मीद बढ़ी है कि उनसे निजात उनको मिलेगी। बिल्कुल, देखिए समस्या तो वो बिलासपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी रही, बहुत से बच्चों की, बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या बिलासपुर शहर वासियों ने उसको लंबे समय तक झेला है। इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए था। हम लोगों ने भी पेयजल की जब योजना स्वीकृत कराई तो उस योजना को हम लोगों ने लगभग 100% पूरा भी कर दिया है, और मेरे ख्याल से उस पेयजल की स्कीम के कारण कोरबा शहर में कोई ऐसी कोई जनहानि भी नहीं हुई और किसी प्रकार से ऐसी समस्या लोगों के साथ नहीं गई। कहीं कहीं जहाँ रोड काटना पड़ता था लेकिन उसको साथ साथ हम लोग रोड को ठीक भी करा देते थे। ये सीवरेज है, निश्चित तौर पे सीवरेज का अगर काम किसी शहर में होगा थोड़ा तकलीफ तो रहेगी, लेकिन बिलासपुर में कुछ ज़्यादा तकलीफ रही। और मुझे ऐसा लगता है कि जो योजना, जो सीवरेज का जो प्लान बना तो वो थोड़ा ओल्ड डिजाइन में चले गए। अगर उसी को आपका जो नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर करते, जबकि कोई अच्छी कंपनी को दिया गया था काम, अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ करते तो शायद इतनी समस्या नहीं आती। तो जो प्लानिंग जो भी हुई उस प्लानिंग में कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन उसमें बहुत सी जगह वो समस्या का समाधान हो चुका है, और जो बाकी है उसको हम लोग जब अभी आने वाले समय में यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में जब बैठक लेंगे, समीक्षा बैठक, तो उस पर निश्चित तौर पे ध्यान दिया जाएगा कि बिलासपुर शहर के विकास के बारे में, सीवरेज के बारे में, और जल्दी से जल्दी उस सीवरेज की समस्या से बिलासपुर शहरवासियों को निजात मिले, इस दिशा में निश्चित तौर पे काम किया जाए।